नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी तिवारी। आज हम लोग विशेष मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर पी.आर. मिश्रा जी से, और आज चर्चा करेंगे कुछ स्वास्थ्य संबंधी विषयों के बारे में। डॉक्टर साहब होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर हैं। आप बीएससी बीएचएमएस हैं आगरा से, और चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से आजकल की जो अमूमन बीमारियां हर किसी में पाई जा रही हैं, वो है मधुमेह की, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे शुगर कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे और जानेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद अंजनी जी। आज आप अपने चैनल पर मुझे इस विषय डायबिटीज जैसे विषय पर कुछ बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम शुरुआत करेंगे डायबिटीज, जिसे आम बोलचाल की भाषा में, जैसे मैंने पहले बताया, लोग गांव देहात में शुगर कहते हैं जी। मधुमेह उसका हिंदी का एक क्लिष्ट शब्द है जी। तो ये बीमारी क्या होती है, कैसे इसकी शुरुआत हो जाती है, किन कारणों की वजह से मनुष्य के शरीर में इसका जन्म हो जाता है? देखिए अंजनी जी, डायबिटीज को लोग बीमारी जरूर मानते हैं जी, लेकिन मेरे अपने विचार से डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। जी। डायबिटीज जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है, स्थिति कह सकते हैं। मेडिकल की एक स्थिति है। जैसे ब्लड शुगर, डायबिटीज किससे नापा जाता है? डायबिटीज के लिए लोग ब्लड शुगर नापते हैं। तो ब्लड शुगर तो सब हर इंसान में होता है जी। एक नॉर्मल वैल्यू इसकी दी गई है कि अगर उतने तक ब्लड शुगर है तो आप डायबिटिक नहीं है। हाँ। वही स्थिति जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है एक सीमा से ज्यादा, जी, तो उसको लोग डायग्नोज कर देते हैं कि आप डायबिटिक हो गए हो। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो ग्लूकोज का इनटॉलरेंस है। कि आपकी शरीर जो है वो ग्लूकोज को टॉलरेट कम कर रही है। और इसके पीछे जो बहुत पिछला इतिहास है, देखेंगे 5-7 साल 10 साल पहले से जी, इसके एक स्थिति डेवलप होनी शुरू होती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन का रेजिस्टेंस। जैसे आम जनता में लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर हमें डायबिटीज हो गई तो लोग जानते हैं कि मुझे इंसुलिन कम बन रहा है या इंसुलिन की कमी है। हार्मोन एक, हाँ, एक इंसुलिन एक हार्मोन है। जी जी। और लोगों के दिमाग में यह है कि इंसुलिन जब कम हो जाता है शरीर में या इंसुलिन कम बनने लगता है तो उसकी वजह से मुझे डायबिटीज हुई। तो बहुत हद तक ये सही भी है, पुराना कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन इंसुलिन बेसिकली अगर देखा जाए, ऐसे होते तो 5-6 तरह के इंसुलिन है, लेकिन बेसिकली इंसुलिन 2 तरह की मानी जाती है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज और दूसरे को टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जैसा लोग जानते हैं कि जो इंसुलिन की कमी की वजह से, तो टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें रियली आपके शरीर में इंसुलिन जो है वो कम बनता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है। और ये मोस्टली छोटे बच्चों में होती है। अब तो एडल्ट्स में भी कुछ पाई जाने लगी है। या कभी कभी टाइप 2 जो है वो बहुत लंबे समय तक अगर टाइप 2 डायबिटीज होती है तो वो टाइप 1 में बाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स जो हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसको टाइप 1 कहते हैं। उसमें और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ अलग से बाहर से आपको इंसुलिन देना पड़ेगा, लगवानी पड़ती। लेकिन इस तरह की टाइप 1 डायबिटीज जो है ये 5% से ज्यादा लोगों में नहीं। मतलब जो डायबिटिक लोग हैं अगर उनमें जांच की जाएगी तो उससे 5% लोग मिलेंगे जिनमें टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है, जो टाइप 1 से पीड़ित है। उसमें इंसुलिन ही उसका इलाज है और दूसरा कुछ नहीं है। साथ में खान पान के साथ थोड़ा मैनेज किया जाए, खान पान दुरुस्त रख के, तो इंसुलिन की मात्रा कम लग सकती है, लेकिन लगेगी। डॉक्टर साहब, हाँ पूरा करिए। दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज है, मेन जो अभी आम पब्लिक में है, ये टाइप 2 डायबिटीज है और यही ज्यादा है, बहुतायत में यही है। 90 पूरे डायबिटीज पेशेंट्स में अगर रिकॉर्ड किया जाएगा 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज ही पाई जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज को ही मैं कह रहा हूं कि मेडिसिनल कंडीशन है जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप हुई है। और ये आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। लाइफस्टाइल मतलब कि आपके खान पान, आपकी वो काम करने की स्थिति, फिजिकल कितना आप काम करते हैं, इन सब पर डिपेंड करता है। और कुछ टेंशन पर और कुछ आपके उस पे क्या कहते हैं, स्लीप पर।
डॉक्टर साहब, अमूमन क्या लक्षण होता है? जैसे कोई व्यक्ति डायबिटीज या शुगर जिसको कहा जाता है उससे पीड़ित है, उसके शरीर में क्या परिवर्तन देखा जा सकता है? देखिए, शुरुआत में डायबिटीज जब लोगों को पता लगता है तो मोस्टली कोई लक्षण नहीं होता है। वैसे डायबिटीज के जो कॉमन लक्षण होते हैं वो थोड़ा सा शरीर में भारीपन लगेगा, शरीर में मांसपेशियों में दर्द महसूस होगा, एक भूख ज्यादा लगती लोगों को, प्यास ज्यादा लगती लोगों को, पेशाब ज्यादा होती है। ये सब कॉमन लक्षण हैं डायबिटीज के, लेकिन शुरुआती दौर में लोगों को ये लक्षण दिखते नहीं है, मालूम ही नहीं होता है। और किसी और कारण से, किसी और बीमारी में, कभी किसी को कोई सर्जिकल ऑपरेशन कराना हुआ या और किसी बीमारी के कारण कभी कभी जांच जब कराते हैं तो उनको अचानक से पता लगता है कि मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और मैं डायबिटिक हो गया। एक अभी शोध हुआ था डॉक्टर साहब, उसमें पता चला कि भारत में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जांच कराई तो पता चला कि वो उनको डायबिटीज है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बिना जांच के भी उनके अंदर इतनी ही मात्रा है कि वो भी डायबिटीज से पीड़ित हैं जी। और आजकल युवाओं में ये प्रचलन ज्यादा हो गया है। युवा जिनकी उम्र 25 से 30 साल है, 20 से 30 साल के बीच में, उनको भी डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी धीरे धीरे उनके अंदर भी फैल रही है। क्या कारण है इसका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत की आबादी इस समय 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें से लगभग 10 करोड़ लोग नॉन डायबिटिक कह लीजिए कि उन्हें पता है कि मैं डायबिटिक हूं, और 10 ही करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, यानी उन्हें साल 2 साल 4 साल के अंदर डायबिटीज होने हो जाएगा। तो 10 करोड़ डायबिटिक, 15 करोड़ प्री डायबिटिक, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं गांव देहात में पड़े हुए हैं जिनको कभी, चूंकि इसमें शुरुआती दौर में कोई लक्षण आता नहीं जी, उनकी कभी कोई टेस्ट हुआ नहीं, उनको पता ही नहीं कि मैं डायबिटिक हूं, ऑलरेडी डायबिटिक हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आबादी का 1/4 हिस्सा, लगभग 1/4 हिस्सा लगभग या तो डायबिटीज हो गया है या डायबिटीज होने वाला है। और ये बहुत तेजी से भारतवर्ष में फैल रहा है। अभी जैसे आपने सवाल पूछा कि युवाओं में बहुत तेज फैल रहा है जी, तो उसके पीछे का रीजन जो है वो लोगों का खान पान और सेडेंटरी हैबिट, मतलब एक तो फिजिकल वर्क ना के बराबर हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा लोगों का खान पान बहुत बुरी तरीके से बदल गया है, प्रभावित हो गया है। खान पान का मतलब कि आजकल लोग, खास करके बच्चे, अभी आप युवा की बात कर रहे हैं, बच्चे फास्ट फूड, प्रिजर्व फूड, इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए जी। और जितना फास्ट फूड है ये कार्बोहाइड्रेट रिच है। इसके पीछे भी एक रीजन है कि लोगों को फास्ट फूड क्यों पसंद आता है। तो देखिए, 2 चीज है, एक तो फास्ट फूड में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है जो धीरे धीरे कार्ब की क्रेविंग डेवलप कर देता है, और दूसरे बहुत सस्ता होता है। आप बाजार में निकलेंगे तो सबसे सस्ता नाश्ता जो है वो हाई कार्ब डाइट वाला फास्ट फूड ही है। तो सस्ता होने के कारण भी लोग, उसकी लत सी बच्चों से शुरू होती है, और आजकल तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो थोड़ा सा सीनियर हैं वो भी पसंद करने लगे। अब हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि डायबिटीज होती क्यों है और कैसे होती है, खान पान का इसमें क्या रोल है। जी, मेन चीज यही है। जी, देखिए, हम जो भी भोजन करते हैं, सामान्य आदमी के भोजन में जो थाली होती है इसमें दाल चावल रोटी सब्जी, बिल्कुल ठीक ना। अब फूड के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। कोई भी फूड होगा उसमें 3 मेजर कंपोनेंट हैं जी। वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बिल्कुल, वो सारी बहुतायत में भोजन में यही मिलता है जी। और बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में सूक्ष्म मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जी। ये सारे खाने, ठीक है। लेकिन विटामिन और मिनरल्स जो हैं ये ज्यादातर सब्जियों में पाए जाते हैं। अब मेजर कंपोनेंट जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जी। तो इसके पीछे जो रीजन है वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अब हम तीनों चीजों में कार्बोहाइड्रेट पहले पकड़ते हैं, उसी को ज्यादा खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद
शुगर में तब्दील हो जाता है। प्रोटीन जो है ये डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल। फैट जो आप खाते हैं ये डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब हम थाली का मेन रूप से रोटी, चावल, सब्जी, दाल। रोटी ज्यादातर गेहूं के आटे की खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो बोल रहे हैं इसको आप मेरी बात पे अगर यकीन करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे जो भी दर्शक या व्यूअर इसको देखेंगे वो गूगल करके देखेंगे 100 ग्राम गेहूं के आटे में 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। डायरेक्ट वहीं से 70 ग्राम। चावल में 100 ग्राम में लगभग 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी चावल ये अमूमन आहार है, अमूमन यही आ रहा है, हमारी थाली का मेजर पोर्शन यही होता है। लोग अब सुनिए, सब्जी 1 कटोरी खाते हैं जिसमें भी आधे से ज्यादा आलू होती है, जिसमें 80 से 85% कार्बोहाइड्रेट। भोजन का जो पूरा सार है वो कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद शुगर में कन्वर्ट हो गया। ये शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आके मिल गया, ब्लड में शुगर बह रहा है। शुगर सेल के अंदर जाना है जिससे हमें एनर्जी मिलनी है। बिल्कुल ठीक, ऊर्जा वहीं से मिलेगी। ऊर्जा वहीं से मिलेगी। लेकिन शुगर जो सेल ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर आके बह रहा है ये अपने आप सेल में नहीं जाता, इसको सेल में ले जाने के लिए जरूरत पड़ती है इंसुलिन की। और जितना शुगर हमारे ब्लड में आया उसी प्रोपोर्शन में हमारा पैंक्रियाज जो है ये इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। अब ये इंसुलिन और शुगर दोनों ब्लड में बहते रहते हैं और सेल के अंदर ले जा करके शुगर को डालता रहता है। अब मान लीजिए शुगर सेल में, किसी सेल में पर्टिकुलरली किसी सेल में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा आ गई, या सारी सेल में धीरे धीरे करके, चूंकि हम शुगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए, ज्यादा शुगर पेट में गया बना और वो शुगर आकर के सेल में मिल गया। अब सेल के अंदर जब ज्यादा मात्रा में शुगर आ गया तो उस शुगर को सेल करेगी क्या, जितनी एनर्जी की जरूरत हो उतना तो बर्न करके एनर्जी दे दिया। जो एक्स्ट्रा शुगर है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। पहले ग्लाइकोजन की एक लिमिट है, पूरे बॉडी में 700 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद वही शुगर ये फैट में कन्वर्ट करती है। अब आजकल आप देख रहे होंगे खास करके यंग जनरेशन में मोटापा, ओबेसिटी बहुत तेजी से फैल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे भी लोग कहते हैं कि भाई मैं कोई चिकनी चीज नहीं खाता, कोई तेल घी नहीं खाता, फिर भी मेरा मोटापा बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ से जवाब मिल गया होगा कि हमारा मोटापा कहाँ से बढ़ रहा है, फैट कहाँ से बढ़ रहा है, कि जो एक्स्ट्रा शुगर आया हमारी जो थाली है उस थाली में ही कार्बोहाइड्रेट है, वही कार्बोहाइड्रेट वही शुगर जो है वो अल्टीमेटली सेल में जाने के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो नियंत्रित जो थाली हमारी है उसमें सभी पोषक तत्वों की नियंत्रित मात्रा रखनी है। अब उसके लिए एक फार्मूला है जी कि आपके थाली का जी जितनी रिक्वायर्ड कैलोरी आपको चाहिए, सपोज करिए किसी इंसान को 2000 कैलोरी की जरूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें घटा करके 500 कैलोरी तक वो कार्बोहाइड्रेट से ले। जितना उसका बॉडी वेट है, बाहर जितना है, जितना उसका शरीर का वजन है, उतना ग्राम तक वो प्रोटीन ले। बाकी जो रिमेनिंग कैलोरी बच रही है रिक्वायर्ड, उसको हेल्दी फैट से लेना चाहिए। मैं यहाँ पर हेल्दी फैट पे फोकस कर रहा हूँ। हेल्दी फैट मतलब जैसे देसी घी खा सकते हैं, सरसों का तेल खा सकते हैं, ये बाजार का रिफाइंड ऑयल नहीं लेना। और कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जैसे मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है, जिसमें फैट अच्छी मात्रा में मिलता है, अच्छा फैट होता है, शरीर के लिए लाभदायक है, इसको भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। तो कुल मिला के बैलेंस जो है कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको अपने पूरे जितने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं इनको सही रखना है तो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटा लें, प्रोटीन की मात्रा और हेल्दी फैट की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा प्रोपोर्शन। एक बड़ा सवाल डॉक्टर साहब ये रहता है लोगों का कि जो हमारी डाइट है वो मतलब कि बैलेंस डाइट कैसे क्या रहती है, संतुलित जो हमारा खान पान है वो कैसे निर्धारित हो सकता है। अभी हमने आपको बताया ना, बैलेंस डाइट लोग बोलते जरूर हैं लेकिन बैलेंस रखने का तरीका, चूंकि डाइट में हम बताए मेजर कंपोनेंट 3 ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। बिल्कुल। तो उसका एक कैलकुलेशन सीखना पड़ता है कि हमको कितना कार्ब लेना है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है,
1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी मिलती है, ठीक ना। अब अगर किसी को 2000 कैलोरी की जरूरत है तो हमने बताया कि लगभग 25% हिस्सा ही का, यद्यपि ये बड़ा टफ है, टफ मतलब जब तक ज्ञान नहीं होगा इसको करना बड़ा मुश्किल बिल्कुल काम। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, हाँ, खान पान में इसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो ज्ञान कि लोगों को इसका नॉलेज हो कि किस फूड में कितना कार्ब है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, एक रफ आइडिया तो हो ही जाती है धीरे धीरे करके सीखने के बाद। और उसके हिसाब से वो लेना शुरू करे बैलेंस प्रपोर्शन में। और दूसरी चीज देखिए, नॉलेज होने के बाद भी डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत मायने रखता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ज्ञान तो हो गया लेकिन वो जब तक डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, लाभ इसको नहीं अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो सही लाभ उसका नहीं मिलेगा। एक सवाल डॉक्टर साहब और अमूमन लोगों के अंदर रहता है कि जो मधुमेह या शुगर से पीड़ित व्यक्ति है वो स्वस्थ कैसे हो सकता है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उसी विषय में आपके पास ज्ञान है जी। तो आप अपने मरीजों को या जो आपके पास लोग आते हैं उनको कैसे आप स्वस्थ रखते हैं, क्या क्या सुझाव, कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग कैसे किया जाता है? देखिए अंजनी जी, बहुत सही सवाल आपने किया। अल्टीमेटली आदमी को स्वस्थ रहना ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा? उसके लिए देखिए, दवाएं जैसे हमारे होम्योपैथी में अगर कोई दवा है तो हमारी होम्योपैथिक की दवा लक्षणों के आधार पे, जो मरीज अपना लक्षण बताता है, जो तकलीफ बताता है, लक्षणों से मैच करते हुए सिमिलर जो दवाओं के सिम्टम्स आएंगे उन दवाओं को सिलेक्ट करके दिया जाता है। बेसिकली लोग देखिए, डायबिटीज का बेसिकली मैनेजमेंट जो अभी लोग मैनेज ही कर रहे हैं। किसी भी डॉक्टर को अगर डायबिटिक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसको बताता है भाई देखो ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, आपको पूरी लाइफ दवा खानी है। ज्यादातर लोग आदि बना देते हैं। आदि नहीं बना देता, वो डॉक्टर कहता ही है कि देखिए ये ठीक होने वाली चीज नहीं है, आपको जीवन भर दवा खाते रहना है। तो ये दवाई का एक मतलब दवा से आप उस शुगर को मैनेज करते हैं और मरीज भी खुश होता है। डॉक्टर भी कहता है भाई आपका सब कुछ चाहिए। जैसे कोई दवा खाना शुरू किया और उसका शुगर लेवल नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल आएगा तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई 1 हफ्ते हम दवाई खाए, हमारा शुगर तो बढ़ा हुआ था लेकिन कंट्रोल आ गया। मरीज भी खुश और डॉक्टर भी कहता है सब कुछ बहुत सही चल रहा है। लेकिन अब इसके पीछे भी मैं 2 मिनट का समय और एक्स्ट्रा लूंगा, बिल्कुल, कि इसमें आपको बताऊंगा ये दवाएं कैसे काम करती है, खास करके एलोपैथिक दवा जी। जब किसी को डायबिटीज डिक्लेयर हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको क्या करेगा, गोली लिख देगा, भाई आपका शुगर बढ़ा हुआ है, ये गोली खाया करो। ये गोलियां काम कैसे करती हैं? ज्यादातर गोलियों का काम क्या है कि चूंकि हमारा शुगर लेवल बढ़ा, क्योंकि हमारी सेल जो है इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, वही इंसुलिन ही सेल के अंदर शुगर डालता था। अब वो शुगर सेल के अंदर ना आकर के ब्लड में ही बह रही है, तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा आ रहा है, ठीक ना। अब डॉक्टर जब गोली लिखेगा तो वो गोली पेट में जाएगी तो आपके पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगी, उसको स्क्वीज करके ज्यादा इंसुलिन निकालेगी। जितने इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था, जब उससे ज्यादा इंसुलिन आना शुरू हो गया तो वो जो ब्लड में शुगर था उसको सेल के अंदर पुनः डाल दिया। अब शुगर, ब्लड का शुगर लेवल घट गया, आदमी खुश। लेकिन ये स्थिति 2, 4, 5 साल तक एक गोली पे काम कर गई। एक गोली खाना शुरू किया और मरीज भी बड़ा खुश हो जाता है कि भाई डॉक्टर ये गोली बड़ी काम की है कि अब चाहे जो खाओ, पूरी आजादी हो जाती है। लेकिन 2, 4, 5 साल के बाद वो गोली काम करना बंद कर देती है। फिर डॉक्टर कहता है यार एक गोली से काम नहीं चल रहा, अब तो आप 2-3 गोली ये लिख दे रहे हैं, इसको बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। अब 5-10 साल 2-3 गोली पे चला, फिर 5-10 साल जो है 3-4 गोली पे चला। अल्टीमेटली जा करके आपके पैंक्रियाज का जो बीटा सेल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो जब एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो आपका पैंक्रियाज ही खराब हो गया, मतलब अब वो इंसुलिन बनाएगा ही नहीं। तो 20 साल अगर किसी को डायबिटिक हुए हो गया है और दवाओं पे चल रहा था, अपने डायबिटीज को मैनेज करने का प्रयास कर रहा था जी, तो 20 साल बीते बीते ज्यादातर लोगों में क्या होता है कि पैंक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता है। तो वो डॉक्टर कहता है भाई देखो अब दवाई आपको काम नहीं कर रही। ये आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों को कहता है अब आप इंसुलिन लगाया करो। तो इंसुलिन लगाने की नौबत इसलिए आई कि हमारा पैंक्रियाज तो बड़ा हेल्दी था, बड़ा इंसुलिन बना रहा था, लेकिन दवा खा करके हम उसको जल्दी एग्जॉस्ट कर, नष्ट हो जाता है। इसका हम एक एग्जांपल ऐसे देते हैं। मान लीजिए अभी आपने नई बाइक खरीदा,
ठीक, और आप उसको 4 घंटे चलाएं जी, तो बाइक की लाइफ 15 साल, बिल्कुल बिल्कुल, 15 साल तक इंजन खोलने की नौबत नहीं आएगी। जी, लेकिन अगर हम बाइक खरीदे और उसको 20 घंटे तक चला रहे हैं हाँ लगातार, लगातार, जी, तो इंजन तो हमारा 3-4 साल में खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही ओवरवर्क, हम दवाओं के भरोसे अपने पैंक्रियाज से ओवरवर्क ले रहे हैं, जिसकी वजह से पैंक्रियाज जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है सही करने का, जो आप अभी पूछे थे कि हमारा डायबिटीज हुआ क्यों, कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हुआ। और इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्यों हुआ? कि हमने अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट भर भर के खाया, उसकी मात्रा बढ़ाई। तो हम अगर अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटा लें, बिल्कुल, तो धीरे धीरे करके इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी रिवर्स होने लगेगा और इंसुलिन की जरूरत भी कम पड़ेगी, हमारे पैंक्रियाज को कम इंसुलिन निकालना पड़ेगा और धीरे धीरे करके स्थिति रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका जो निदान है वो ठीक है, जो लक्षण हो उसके हिसाब से दवा आप उसको दीजिए, अगर कोई तकलीफ है उस हिसाब से उसको दवा दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली निदान जो है वो डाइट पे अगर आएंगे तो कार्बोहाइड्रेट को कम करना ही है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उसको प्रॉपर स्लीप आए, नींद बढ़िया आनी चाहिए उसको। अगर कोई टेंशन है, यद्यप टेंशन हटाना बहुत आसान काम नहीं है अगर किसी कारण से है, लेकिन मरीज को ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने टेंशन को कम करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करिए, लेकिन रिक्वायर्ड कैलोरी की भरपाई के लिए पर्याप्त प्रोटीन और पर्याप्त फैट, हेल्दी फैट लेते रहिए। ये जो महीना डॉक्टर साहब चल रहा है वो मधुमेह से संबंधित जागरूकता का है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। जी। तो जो अभी बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं, हमारे गांव के लोग हैं जो जांच नहीं कराते हैं, बहुत सारी सुविधाएं अभी नहीं पहुंची हैं और जांच के अभाव में बहुत बाद में उनको पता चलता है कि उनके डायबिटीज के वो पेशेंट हो गए हैं, ऐसी सामान्य बीमारियां उन तक पहुंच गई हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम दर्शकों को, ये बिल्कुल सही है कि नवंबर महीना जो है ये डायबिटीज की जागरूकता अभियान की तरीके से चलाया जाता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। जी जी जी। तो लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि पहली बात तो डायबिटीज ही नहीं, जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज से ही रिलेटेड ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज से ही रिलेटेड आपका किडनी का डैमेज है, डायबिटीज से ही रिलेटेड आपकी आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, जी जी। डायबिटीज के ही रिलेटेड है डायबिटीज रेटिनोपैथी जिसकी वजह से आंख की रोशनी खराब हो जाती है, डायबिटीज न्यूरोपैथी जिसकी वजह से पैर में सुन्नपन आ जाता है, झंझनाहट होने लगती है, लोगों को घाव हो जाता है तो ठीक नहीं होता, बहुत लोगों का पैर काटना पड़ता है, हाथ काटने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थितियां ना आए, कोई भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, उसके लिए एक ही तरीका है कि आप अपने डाइट को संभालिए, कार्बोहाइड्रेट कम करिए, प्रोटीन और हेल्दी फैट बढ़ा लें। और एक चीज और मिथ है, अभी बहुत सारे लोग डायबिटीज की जांच जो कह रहे हैं कि नहीं कराए हैं गांव देहात में, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो डायबिटीज का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो एक डायबिटीज का HbA1c एक टेस्ट होता है। अच्छा। जो पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। लोग करते क्या है कि किसी दिन फास्टिंग कर लिए, किसी दिन खाने के 2 घंटे बाद कर लिए, जिसको फास्टिंग और पीपी बोलते हैं। पीपी मतलब पोस्ट पैरेंडियल जी। तो अमूमन मरीज जब जिस दिन उसको टेस्ट करना रहता है उस दिन बड़ी सावधानी से खाता है कि थोड़ा कम खाएं, कहीं शुगर हमारा बढ़ के, डॉक्टर साहब को दिखाना है तो दिखाना है, अच्छा तो आज हल्का खाएं, बिल्कुल मीठा ना खाएं, हल्का खाएं। तो वहां पे एक चीटिंग होती है, मतलब वो अपने आप ही समझिए धोखा दे रहा है। जी जी बिल्कुल। तो हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो शुगर का होता है वो HbA1c होता है। HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, उसमें आप कोई धोखा नहीं कर सकते, इसलिए कि 4 दिन पहले आप क्या खाए हैं किसी को नहीं पता, और 3 महीने पहले क्या खाए हैं ये तो कतई नहीं पता, खुद मरीज को ही नहीं पता, मरीज को ही नहीं पता है जी। तो वो टेस्ट कराना चाहिए और उसके लिए भी एक पैमाना है कि अगर 5.7 से नीचे आ रहा है HbA1c तो वो नॉन डायबिटिक है, बिल्कुल फिट है। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में आ रहा है तो वो प्री डायबिटिक कहा जाता है, कि उसको अब दहलीज पे पहुंच गया है, आगे चल के डायबिटीज होने जा रही है, हो जाएगा। अगर किसी को 6.5 से ऊपर है तो वो डायबिटिक कहा जाता है, और जितना ऊपर है उतना घातक है, उतने आपके अंदर ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अब ये लोग ये जो
जांच है HbA1c की, बहुत लोग गोली खाते हैं और अगर उनका 6.5 7 के बीच में है, 7 है, 7.5 है, तो बड़े खुश रहते हैं कि मेरा तो कंट्रोल रहता है। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहने वाली बात है। उनसे तो बेटर ही है जो कंट्रोल नहीं रखते, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये कंट्रोल बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, कुछ दिनों बाद आपको इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा और तब तक आपके अंदर अंदर ऑर्गन्स में बहुत सारे डैमेज भी, विभिन्न जो अंग हैं शरीर के, वो धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आज हमारे साथ डॉक्टर PR मिश्रा जी थे। आपने मधुमेह, जिसको शुगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, उस विषय पर विस्तृत जानकारी दी। क्या कैसे हम आप अपने भोजन को, खान पान को संयमित करके एक अच्छे जीवन शैली के साथ डायबिटीज के खिलाफ जो लड़ाई है उसको अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने समय दिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।